चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं मोहम्मद कौसर हसन जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी जी, आ रही है। मोहम्मद कौसर हसन मसीजी, ये जो एक डिसीजन आया और मुस्लिम तलाकशुदा जो महिलाएं हैं उनको यदि गुजारा भत्ता देने का कोई निर्णय है या कोई फैसला है, उस पर आपत्ति क्यों? सबसे पहले तो यही जानना चाहती हूँ। ये राशि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी साथी पैनलिस्टों का आभार व्यक्त करते हैं और आपका भी आभार है, आपने हमको बोलने का अवसर दिया। देखिए, ये जो 125 सीआरपीसी में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, तो ये 125 सीआरपीसी में सभी मतलब महिलाओं को अपने पतियों से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दायरे को बड़ा विस्तृत कर दिया और ये कह दिया कि ये महिलाओं का अब ये अधिकार है और इसके तहत कोई भी महिला हो, किसी भी वर्ग की, किसी भी धर्म की महिला हो, उसको जो है वो गुजारा भत्ता प्राप्त होगा। सुप्रीम कोर्ट का ये एक ऐतिहासिक निर्णय है। इस ऐतिहासिक निर्णय के बाद पुरुषों के अंदर ये भय पैदा होगा और उस भय के कारण जो मुस्लिम समाज में बहुत सारी कुप्रथाएं हैं, जैसे कि 3 तलाक है, हलाला है, इस पर काफी हद तक रोक लगेगी। तो ये एक ऐतिहासिक और साहसिक फैसला है जो मुस्लिम महिलाओं की दिशा को और दशा को सुधारने में बड़ी सहायता करेगा। इस पर जिस प्रकार से जो विरोध किया जा रहा है, निश्चित रूप से ये विरोध गलत है। और मैं आपको और सभी लोगों को, खासतौर से आपके चैनल के माध्यम से देश के सभी लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा ये जो विरोध किया जा रहा है, ये है क्या? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड संभवतः सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 21/1860 के अंतर्गत एक पंजीकृत एनजीओ है, जिसमें कुछ मुसलमानों के, कुछ फिरकों के, कुछ मौलवियों का ये समूह बनाया गया है। इसका असल उद्देश्य ये है कि इसके साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति की जा सके। और इसमें वो लोग जो है विशेष तौर से राजनीति में जुड़े हुए हैं जो मुस्लिम लीडरशिप की बात करते हैं, जो टकराव और विखंडन की बात करते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कोई हैसियत मुस्लिम समाज में नहीं है। जो मुस्लिम तबका है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो भी मौलाना है, इनकी कयादत में, इनकी इमामत में नमाज पढ़ना पसंद नहीं करता है। इनके लोगों के साथ कोई वैवाहिक संबंध नहीं स्थापित करते हैं, राजनीतिक संबंध नहीं बनाते हैं। तो ये काहे कि ये मुसलमानों के प्रतिनिधि है। तो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कि एक एनजीओ है, इस एनजीओ का अपना एक निर्णय है। उस निर्णय उन्होंने, मतलब हमारे देश का कानून ये सबको, सारे एनजीओ को अधिकार देता है कि वो किसी भी विषय पर मीटिंग करे, उसमें बोले। अब उनको कानूनी राइट भी है, वो सुप्रीम कोर्ट जाए और जाकर के उस पर पुनर्विचार याचिका दायर करें, वो कुछ भी करें, कानूनी दायरे में रह करके ये उनका अधिकार है। लेकिन उनकी बात ये सारे मुस्लिम समाज की बात नहीं है। और मुस्लिम समाज, खासतौर से हमारे संगठन सूफी खानका एसोसिएशन, इन्होंने जो 4 पेज के ये प्रस्ताव पारित किए हैं, तो हमारे संगठन सूफी खानका एसोसिएशन ने इनके एक एक पॉइंट को कंडम करते हुए इनके सारे अधिसंख्य के प्रस्तावों को सिरे से, बल्कि इनके पूरे संगठन को सिरे से खारिज करने का काम किया। ठीक है, चलिए मोहम्मद कौसर जी, एक छोटा सा सवाल आपसे। मुझे लगता है कि ठीक है, आपने भी क्योंकि इस फैसले का स्वागत किया है तो मैं उस पर अलग से कोई सवाल नहीं लूंगी, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि आपने ये भी क्लियर कर दिया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है, कौन लोग हैं, किस तरह से है, एक एनजीओ की तरह काम करता है, सब कुछ मैंने माना। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि इस तरह की आपत्ति सामने ला के, इस तरह के सवाल उठा के आप मैसेज गलत पास करने की कोशिश कर रहे हैं? तो क्या इसके लिए आप कि यहाँ कोई ऐसी चीजें नहीं होती हैं कि आप कम से कम कोई हित का काम हो रहा है तो उसमें कम से कम इस तरह की आपत्तियों को ना लाया जाए? मतलब आप समझिएगा, क्योंकि क्या होता है, आप एक छोटा सा आपत्ति का आना, फिर वो फैलती है, आपत्ति आई, आपत्ति आई, आपत्ति, बड़ा हल्ला हुआ उसका, और फिर और जो लोग होंगे ना उनको भी लगता है हाँ ऐसा होना था, ऐसा होना था। तो ये गलत है। मुझे लग रहा है यदि वो प्रैक्टिकली सही डिसीजन है, एक आम व्यक्ति को सुन के भी लग रहा है, तो उसमें इस तरह की आपत्ति को लाना ही या उस पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। देखिए राखी जी, मैंने अपने वक्तव्य के जो शुरुआत में ही बात कही थी और उससे स्पष्ट भी है, और ये बात जग जाहिर है कि कुछ ऐसे तत्व तो होते ही हैं जिनका काम हमेशा से ऐसा रहा है जिससे समाज में वैमनस्य फैले और मुस्लिम समाज की बदनामी हो, झगड़ा फसाद हो और उनका एजेंडा परवान चढ़े।
ये वही लोग हैं जिनके जहन में, जिनके दिमाग में मुस्लिम लीडरशिप का भूत चढ़ा हुआ है। ये वही लोग हैं जिनका हर प्रयत्न, हर प्रयोजन इस देश के संविधान के साथ खेल करके इस देश में मजहबी निजाम और मजहबी कानून लागू करना है। ये वही मानसिकता के लोग हैं जो भारत को तालिबान और पाकिस्तान जैसा देश बना करके महिलाओं का उत्पीड़न करना चाहते हैं। देखिए, आपको एक बात जान करके बड़ी हैरानी होगी। मैं भी अधिवक्ता हूं और अब इस समय तो मैं वकालत नहीं करता हूं, लेकिन जब मैं वकालत करता था तो हमारे शहर कानपुर में सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम महिलाएं 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस ले रही थी। उसमें कुछ तलाकशुदा भी थी और कुछ ऐसी थी जिनका पतियों के साथ विखंडन था। देखिए, ऐसा है कि सुबह से हम लोग जिस मुल्क में रहते हैं वो एक सेकुलर कंट्री है, सारे धर्मों के लोग रहते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक कम से कम 1000 काम ऐसे करते होंगे जिनका शरीयत से 1000 किलोमीटर दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। शादी करेंगे तो मंगनी करेंगे, बारात ले जाएंगे। इस्लामिक शरीयत में तो ऐसा कोई मामला नहीं है कि शादी में 500 आदमी बारात में बाराती लेकर के चले जाएं या मंगनी की जाए या दूसरी रस्में की जाए, तो वो सारी रस्में कर लेते हैं। महिला के मतलब जो है स्त्री के मायके से जो धन मिलता है, जो इनाम मिलता है, गिफ्ट मिलता है, वो सब ले लेते हैं। लेकिन जब महिला को अधिकार देने की बात आती है तो बड़ा भोंडा शब्द है कि इनके पेट में दर्द होने लगता है, मरोड़ें उत्पन्न होने लगती हैं। तो ये और इसमें मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि समाज में इनका कोई स्थान नहीं है। और अगर इनका स्थान होता, अभी एक बात आई थी कि लॉ बोर्ड ने कह दिया, लॉ बोर्ड ने, अरे सर, लॉ बोर्ड को तो हुआ आप लोगों ने बना रखा है। लॉ बोर्ड की तो कोई इतनी हैसियत नहीं है कि पूरे भारत में अपना एक एमएलए बना सके या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना सके। ये लॉ बोर्ड एक एनजीओ है। इसको कब चुनाव के जरिए इनकी कार्यकारिणी गठित की गई, कौन से मुस्लिम समाज के लोगों ने वोट दे करके, मतलब जो है, जो भाई संगठन के भी तो चुनाव होते हैं, तो कौन से मुसलमानों ने इनका चुनाव करके इनको बना लिया है। तो इनकी बातों में जाने से अच्छा है, इनका प्रचार करने से अच्छा है हमको मुस्लिम समाज के बीच में जाकर के इसकी अच्छाई के प्रचार करना चाहिए। और हम लोग बराबर लगे हुए इस कार्य को कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय की